कहाँ जा रही हो? अब तो घूमना बंद कर दो, परसों तुम्हारी शादी है। स्नेहा की माँ शिवकांति ने बोला। स्नेहा कहती है, जाने दो ना मम्मी, फिर कल से मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। आज आखिरी बार जाने दो। शिवकांति बोली, तुझे डर नहीं लगता उस बरगद के पेड़ से? स्नेहा कहती है, नहीं मम्मी, आज तक नहीं लगा। तुम और बाकी सब लोगों को पता है ना, उस पेड़ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं कई बार वहाँ चुपके चुपके रातों में भी गई हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं दिखता। शिवकांति बोली, अच्छा ठीक है, जा, बहस मत कर। स्नेहा बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। तभी शिवकांति के पास बैठी उसकी बड़ी बहन वो पूछती है, ये बरगद के पेड़ का क्या माजरा है शिवकांति? शिवकांति कहती है, दीदी, स्नेहा पैदा होने से पहले की बात है। इसी गांव की एक औरत उस बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर झूल गई थी। वो बांझ थी। पूरे गांव वाले उसे ताना मारते थे। उसकी सास ने भी उठते बैठते उसका जीना हराम कर रखा था। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए माँ के कहने पर भी उसने दूसरी शादी नहीं की। और जब उसकी पत्नी ने फांसी लगाई तो दूसरी रात वो भी उसी पेड़ पर फांसी लगाकर झूल गया। लोग कहते हैं कि उन दोनों की आत्मा अभी भी उस पेड़ पर है, जो लोगों को डराती है। लेकिन हमारी स्नेहा बचपन से उस पेड़ से मिलने रोज जाती है। उसे कभी कुछ नहीं हुआ। न जाने उसे उस पेड़ से ऐसा कौन सा लगाव है। मंजरी कहती है, ये बड़ी अजीब बात बताई तूने, लेकिन स्नेहा को तुम लोगों ने कभी रोका क्यों नहीं वहां जाने से? शिवकांति कहती है, पहले रोकती थी, लेकिन जब देखा कि बच्ची को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर जाने दिया। दोनों बहनें आपस में यही बात कर रही थी। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए। स्नेहा की शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन बनी स्नेहा विदा हो गई। रेलवे स्टेशन तक वो कार में गई और वहां से सबका रात वाली ट्रेन में रिजर्वेशन था। सबका सेकंड एसी क्लास में रिजर्वेशन था। ट्रेन आते ही सब सामान चढ़ाकर अपनी सीट पर बैठ गए। रात के 9 बजे सबने खाना खाया और सोने के लिए अपनी बर्थ पर चले गए। रात के करीब 12 बज चुके थे। शोभित, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी स्नेहा के साथ, वो अभी भी जाग रहा था। सारी लाइट्स ऑफ थी कि तभी अचानक शोभित को लगा कि उसका पैर किसी ने खींचा। उसने उतना ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक उसे किसी ने ट्रेन की फर्श पर पटक दिया। वो गिरा तो सुखदा के साथ और भी लोग जाग पड़े। सुखदा, जो कि शोभित की बुआ थी, लेकिन शोभित को किसी ने हवा में उछालना बंद नहीं किया। वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए और भी लोग आए, लेकिन जो भी उसे बचाने के लिए आता वो भी सब जख्मी हो जाते। उस पूरी बोगी में केवल बारातियों का ही रिजर्वेशन था। सारे बाराती एक एक करके जख्मी होते गए। फिर शोभित को होश आया। उसने सोचा कि स्नेहा का हाथ पकड़कर वो ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन से बाहर ले जाकर दूसरों की मदद मांगे, क्योंकि केवल स्नेहा बस वहां ऐसी थी जिसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने स्नेहा को छुआ तो उसे किसी ने फिर से हवा में उछाला और उसका सिर ट्रेन की छत से जाकर टकराया और उसके सिर से खून रिसने लगा। ये सब देखकर स्नेहा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके पति की मौत हो गई है और ज्यादातर बाराती घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन आखिरकार वो कौन था जिसने ये सब करा? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो विधवा होकर दोबारा अपने मायके लौट आई और उस बरगद के पेड़ के पास बैठी रहती थी। उसे तरह तरह के ताने मिलते कि वो अपने पति को खा गई, और कभी कभी ये सुनकर वो पागलों सा व्यवहार करने लगी। सबको लगता था कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया है, बरगद वाली चुड़ैल, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा हो गया था। तब शिवकांति उसे
एक जाने माने तांत्रिक के पास ले गई। जब स्नेहा उनसे मिली तो उन्होंने अपनी शक्तियों द्वारा पता किया और उन दोनों आत्माओं को बुलाया। तब वो दोनों आत्माएं सामने आईं और बोली, मैं केतकी, मुझे सब बाँझ कहकर बुलाते थे, इसलिए मैंने फांसी लगा ली और मेरे पति ने मेरे गम में फांसी लगा ली। उसी पेड़ पर हम दोनों की आत्माएं भटक रही है। सभी हमसे डरते थे। तभी ये बच्ची हमारे पास आने लगी। हमें इससे लगाव हो गया था क्योंकि मेरी मौत का कारण एक संतान ना होना था। इसे मैं अपनी बच्ची की तरह मानने लगी। हम कभी भी अपना गंदा रूप लेकर इसके सामने नहीं आए, ना ही कभी इसे कोई नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब इससे कोई शादी करके हमसे दूर ले जा रहा था तो हमसे सहन नहीं हुआ, तो इसलिए इसके पति को हमने मार डाला। जब वे विधवा हो गई तो सब इसे मेरी तरह ताने मारने लगे। तब मैंने इसके शरीर में घुसकर लोगों को डराना शुरू किया, क्योंकि इस बच्ची का दुख हम दोनों पति पत्नी से नहीं देखा जा रहा था। तब सब लोगों को सारी बात समझ आई और फिर स्नेहा को कभी भी उस गांव से जाने नहीं दिया गया। स्नेहा की उसी गांव में दोबारा शादी कर दी गई। उसके बच्चे भी हुए, लेकिन स्नेहा कभी भी अपने बच्चों को उस पेड़ के पास नहीं ले गई। लेकिन वो हर बार जाती थी उन दोनों से मिलने के लिए।